हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं शानदार कॉमिक डिजिटल सुपर कमांडो ध्रुव की। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल सुपर कमांडो ध्रुव, ये देख सकते हैं इस तरह से कवर पृष्ठ। आज संचार तकनीक के क्षेत्र में एक ज़बरदस्त क्रांति आ चुकी है। आज हम इंटरनेट, फ़ोन और टेलीविज़न के दर्जनों चैनलों के जरिए कुछ भी लगभग तुरंत ही देख और सुन सकते हैं। हर सूचना का चित्र का डिजिटलीकरण करके उसको और सुविधाजनक बना दिया गया है। अब वह दिन भी शायद दूर नहीं जब वास्तविक और ठोस वस्तुओं का भी डिजिटलीकरण करके चीज़ों और जीवित वस्तुओं को कहीं पर से कहीं पर भी पहुंचाया जा सकेगा और उस दिन बन जाएगा पूरा संसार डिजिटल। हमको रोकने की कोशिश मत करो ध्रुव। हमको तुम तो क्या, पूरी मानव जाति मिलकर भी नहीं रोक सकते। हम तुम्हारी पूरी पृथ्वी को डिजिटाइज करके अपने साथ अपने ग्रह ले जाएंगे। अब हम वाकई कुछ नहीं कर सकते ध्रुव। इनकी शक्तियों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इंसान दिन प्रतिदिन विकास की सीढ़ियों को लांघता जा रहा है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऑफ मीडिया, आपका स्वागत है। आज आप देखने जा रहे हैं हिंदुस्तान की एक बड़ी कामयाबी, हाइपर कंप्यूटर प्लेटेनियम। ये दुनिया का सबसे एडवांस कंप्यूटर है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। इसकी मेमोरी में दुनिया का अब तक का ज्ञात पूरा ज्ञान भरा हुआ है। इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, कला, ये सभी के बारे में सब कुछ जानता है। अपनी तर्क शक्ति के बल पर ज्ञान के हर क्षेत्र में विकास की एक नई राह दिखा सकता है। इसको हमने पूरी दुनिया के कंप्यूटरों से इंटरनेट द्वारा जोड़ रखा है ताकि पूरी दुनिया हमारे आविष्कार प्लेटेनियम से फ़ायदा उठा सके। ये सब तो हमने समझ लिया, पर यह बताइए प्रोफेसर कि हमारी रोज़मर्रा की समस्याओं के बारे में क्या कर सकता है। ये देशों के बीच के झगड़ों को एक तर्कपूर्ण समाधान देकर उन झगड़ों को निपटा सकता है, और तो ये तर्क शक्ति के बल पर भविष्य तक बता सकता है। हाँ, यानी इसमें ज्योतिष का ज्ञान भी भरा हुआ है। ज़रूर भरा है, लेकिन मैं ज्योतिष की नहीं बल्कि उस भविष्य की बात कर रहा हूँ जो तर्क से बताया जाता है। जैसे कि अगर आज देश में इतना उत्पादन हो रहा है तो कल हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है। आने वाले कुछ दिन में ही आप इसके चमत्कार नज़र आने शुरू हो जाएंगे। हम सभी का मानना है कि मानव ने विज्ञान में हालांकि काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में ऐसे दूसरे ग्रह भी मौजूद हैं जिनका विज्ञान हमसे हज़ारों या शायद लाखों गुना आगे है। ची और वे परग्रही समय समय पर पृथ्वी पर आते रहते हैं। क्यों आते हैं, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तुम्हारे मस्तिष्क के संकेतों से तुम्हारे अपराधी होने का स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। तुम दोनों हमारे काम के आदमी हो और अब तुम वही करोगे जो हम तुमको बताएंगे। सुनो कि तुमको क्या करना है। और इसी वक्त कंप्यूटर एक्सपर्ट ऋचा अभी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रही थी। आज वह समय सीमा पूरी हो गई जो मैंने ब्लैक कैट के लिए तय की थी। अब मुझको ब्लैक कैट का रूप धरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आगे भी नहीं पड़ेगी। अब इस पोशाक को इसकी सही जगह पर पहुंचा देना चाहिए, कूड़े के डिब्बे में। और इसको कूड़े में डिब्बे में फेंकने का सबसे बढ़िया वक्त यही है, रात के 12 बजे का सन्नाटे भरा वक्त। इस वक्त कोई भी मुझको ड्रेस फेंकते नहीं देख पाएगा और सवेरे हर कोई समझ जाएगा कि ब्लैक कैट मर गई। अरे इधर क्या हो रहा है। कार में दो गुंडे फुटपाथ पर सो रहे लड़के का अपहरण कर रहे हैं और अगल बगल सोए मजदूर भी उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। शायद वह बच्चा इनमें से किसी का सगा संबंधी नहीं है। बचाओ। पर यह बच्चा तो एक मामूली मजदूर है। ये दोनों अपराधी इसका अपहरण क्यों कर रहे हैं, और ये अपराधी भी छोटे मोटे गुंडे नहीं बल्कि किसी गैंग के बॉस लगते हैं। खैर, मुझे इससे क्या। ये बच्चा अगर खो भी गया तो इसकी कमी किसी को महसूस नहीं होगी। और वैसे भी अपराध रोकने का काम पुलिस का है। मैं इस पचड़े में ना पड़ने का निर्णय लिया है और मुझे इस निर्णय पर कायम रहना होगा। बचाओ। मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। ब्लैक कैट मर चुकी है, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। उफ, मैं लाख चिल्लाती रहूं, लेकिन मेरी सुनता कौन है। और कुछ पलों बाद तेजी से उस दौड़ती कार के अंदर धमाम। ये कैसी आवाज़ थी। लगता है कि छत पर कोई है। जो कोई भी छत पर है अब वह दुनिया में नहीं रहेगा। धाएं 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 धाएं। हमारे इस ऑपरेशन में जो भी बाधा डालेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। इन लोगों ने छत में छेद करके मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं इन छेदों में अपने पंजे डालकर कार की छत को आराम से फाड़ सकती हूँ। चर्र। और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल सकती हूँ। उसे रोको, ये लड़का हमारे से हाथ से जाना नहीं चाहिए। फिलहाल तो अपनी जान जाने वाली है। उफ, अब कार फ्लाईओवर के
से खंबे से टकराएगी और इन दोनों का राम नाम सत्य हो जाएगा। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि हाई फाई गुंडे इस गरीब अनाथ का अपहरण क्यों कर रहे थे। ची लेकिन ओ माय गॉड, मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं या मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कार तो बगैर खंबे से टकराए उसके अंदर घुसती जा रही है और निकल कर दूसरी तरफ से वापस हमारी तरफ आ रही है, और इसकी छत भी अपने आप ठीक हो गई। अब हमको लड़के के साथ तुझे भी साथ ले जाना होगा लड़की, ताकि तूने अभी जो कुछ भी देखा है वह किसी को पता न चल सके। कौन है ये लोग, तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो भीख मांगने वाला एक अनाथ हूँ और आज तो मुझको एक पैसे की भीख नहीं मिली। इनको तो मैंने आज तक देखा भी नहीं। तुम भागो यहाँ से, मैं इनको रोकती हूँ। ब्लैक कैट के पंजों से नुकीले नाखूनों की बौछार निकलकर आगे बढ़ती कारों की टायरों में धंसी, लेकिन कार की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। ओ, मैंने सोचा था कि कार के टायर पंचर होने से कार पलट जाएगी, लेकिन ये कार तो आगे बढ़ती जा रही है। वह लड़का ज़्यादा दूर भाग नहीं पाएगा, अब मुझे ही उसको बचाना पड़ेगा। और इन अद्भुत शक्ति वाले कुंडों से दूरी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाना और ऊपर से दूसरी दिशा में निकल लेना। इस लड़के को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर मैं फिर वापस आऊँगी, और ये कार जब तक इस लंबे फ्लाईओवर पर घूमेगी तब तक मैं यहाँ से वापस भी आ चुकी होंगी। लेकिन ओ माय गॉड, ये कार तो सीधे खंबे पर चढ़ती जा रही है, पर कैसे? आश्चर्यचकित ब्लैक कैट को संभलने का मौका ही नहीं मिला। धड़ाक, और उस टक्कर ने ब्लैक कैट और लड़के दोनों को ही हवा में उछाल दिया और दोनों के शरीर फ्लाईओवर के ऊपर हवा में तैर गए। और होश खो चुके उन दोनों के शरीरों को ज़मीन से टकराने से अब कोई नहीं रोक सकता था, सिवाय किस्मत के, जो ध्रुव के रूप में घटनास्थल पर आधम की थी। उस लड़की और लड़के को दे दे, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। अंजाम तो मैं तुम्हारा बुरा करने वाला हूँ। मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ, तुम कट्टा भाइयों के नाम से जाने जाते हो और पुलिस को 2 दर्जन कत्ल और डकैती के मामलों में तुम्हारी तलाश है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मुझको अच्छी तरह से जानने के बावजूद भी तुम मुझको ना पहचानने का नाटक कर रहे हो। ये आश्चर्यजनक शक्तियाँ तुम में कहाँ से आईं? हमारी शक्तियाँ अनंत हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। ये तो पैर लंबे करके उतर रहे हैं, लेकिन ये तो असंभव है। हमने कहा ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, जिसको चाहे उसको उड़ा सकते हैं। ये तो ऊर्जा के तेज झटके दे रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये शक्तियाँ इनके पास थी ही नहीं, फिर ये मेरी किक इसके अंदर घुस गई और मुझको तेज झटका लगा, फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जो काम करने आए हैं वह करके ही जाएंगे, साथ ही तेरी जान भी ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले इस लड़के को ले जाने का काम पूरा करेंगे, फिर तेरी बारी आएगी। जहाँ यहाँ से कुछ भी ले जा पाना तो दूर, तुम दोनों खुद भी नहीं जा पाओगे। तेरी हिम्मत भी कमाल की है। तू जानता है कि तू हमसे जीतना दूर बच तक नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमको धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहा है। ये सही कह रहा है ध्रुव, इनकी शक्तियों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं ब्लैक कैट, हर ताकत को बैलेंस करने के लिए एक ना एक कमज़ोरी ज़रूर होती है, और अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो इनकी कमज़ोरी का पता मुझको लग चुका है। बस मैं यह नहीं समझ पा रहा कि उस कमज़ोरी का फ़ायदा कैसे उठाऊँ। ओह, मिल गया रास्ता। यहाँ से आने से ठीक पहले मैं अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल और रिम पर लगाने के लिए हार्ड वार्निश लेकर आया था। शायद ये वार्निश स्प्रे से काम बन जाए। ओह, सिर्फ तू ही नहीं, हम भी जानते हैं कि वार्निश की परत ज्वलनशील होती है। तू हमको जलाना चाहता है? चलिए, इच्छा ही पूरी करके देख ले। हमको आग तो क्या, कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, पर मैं तुझको आराम से साफ़ कर सकता हूँ। देख कि आग कैसे लगती है। अरे, मेरे हाथ से आग क्यों नहीं निकल रही? यह तो मैं नहीं जानता। मैंने तो तुम पर मेन होल का ढक्कन फेंकते वक्त सिर्फ इतना देखा था कि तुम्हारे हवा में उड़ते ही ज़मीन से तुम्हारा संपर्क टूटा, वैसे ही तुम्हारे हाथ से किरण निकलनी बंद हो गई। धड़ाक! मैंने वार्निश की परत से तुम्हारा शरीर का ढक्कर ज़मीन से तुम्हारा संपर्क काट दिया। अब मेरा वार होश की दुनिया से तुम्हारा संपर्क काट देगा। अच्छा किया कि तूने अपनी चाल को खुद ही बक दिया। अब ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। तुम्हारी चाल तो पिट गई ध्रुव। अब इस मुसीबत से कैसे निपटेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा ब्लैक कैट। धरती से संपर्क होने से भला इनको ऊर्जा कैसे मिल रही है? ज़मीन में ऐसी कौन सी ऊर्जा हो सकती है जो इतनी घातक हो? मुझे तो ऐसी किसी ऊर्जा की कोई जानकारी नहीं है। समझ गया ब्लैक कैट, वह ऊर्जा है ज़मीन में दबे अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज केबल। ये ज़रूर वहीं से ऊर्जा खींच रहे हैं। तो अब हम क्या करें? ज़मीन खोदें? इतना समय हमारे पास नहीं है। उसकी ज़रूरत नहीं है ब्लैक कैट, केबल कहीं ना कहीं तो ज़मीन से बाहर आते ही हैं, और यहाँ पे केबल उस ट्रांसफार्मर से ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। अगर मेरा ख्याल सही है तो ट्रांसफार्मर के तारों को शॉर्ट सर्किट करने से जो फॉल्ट पैदा होगा वह इस पूरे एरिया की बिजली गुल कर देगा और अंडरग्राउंड केबलों में बहरा विद्युत प्रवाह भी ठप हो जाएगा, और ऐसा होने से इसको ऊर्जा मिलनी भी ख़त्म हो जाएगी। धड़ाक!
ये लड़का बहुत चालाक है। जिस काम में 1 नैनो सेकंड भी नहीं लगना चाहिए था उसमें इसके कारण कई मिनट लग चुके हैं। और उससे भी ख़राब बात तो यह है कि मेरे दोनों मोहरे पिट चुके हैं। लेकिन यह छोटा मानव तो मुझको साथ ले जाना ही है, वरना मुझको अपनी शक्तियाँ फैलाने का मौका कैसे मिलेगा। अच्छा हुआ कि मैंने उस वाहन के ऊर्जा संयंत्र यंत्रों में अपनी ऊर्जा संचित करके रख ली थी। अब इसी की मदद से मैं अपना काम पूरा करूँगा। समस्या बस यही है कि इतनी थोड़ी सी ऊर्जा की मदद से मैं अब एक ही नमूने को अपने साथ ले सकता हूँ। खैर, मैं फिर वापस आऊँगा और सिर्फ इस दुनिया को ही, इनकी दुनिया को नहीं, सारी दुनिया को अपने साथ ले जाऊँगा। ध्रुव देखो, उड़ंत स्त्री, और इसके अंदर से एक किरण निकलकर इस लड़के को ऊर्जा रूप में बदलकर ऊपर खींच रही है। और ध्रुव के और ब्लैक कैट के देखते ही देखते उड़ंत स्त्री उस लड़के के साथ तेजी से काले आकाश की तरफ बढ़ गई और सितारों के बीच में घुल मिल गई। आश्चर्य की बात है कि इतनी सी बात के लिए इनको पूरा प्लान बनाना पड़ा। 2 मामूली गुंडों को आश्चर्यजनक शक्तियां देनी पड़ी, जबकि ये काम तो खुद आराम से कर सकते थे। इतनी तेज गति देखकर भी यकीन नहीं होता। अब तक तो सिर्फ उड़ंत स्त्रियों के बारे में सिर्फ सुना था, आज अपनी आंखों से भी देख लिया, लेकिन कुछ समझ में भी नहीं आया। क्या ये उड़ंत स्त्री दूसरे ग्रह से पृथ्वी से एक भिखारी बच्चे को उठाने आई थी? अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर यह तो बताओ कि इतने दिनों के बाद ब्लैक कैट को राजनगर की सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत पड़ी? उस लड़के का अपहरण मेरी आंखों के सामने हो रहा था और ब्लैक कैट किसी पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। लेकिन तुम्हें इन वक्त पर मेरी जान बचाने कैसे आ पहुँचे? एक चिड़िया ने मुझको यहाँ पर हो रही गड़बड़ी के बारे में बताया था। अब चलो, इस अपहरण की रिपोर्ट पास के थाने में लिखवानी है और साथ ही साथ इन गुंडों को अस्पताल ही पहुँचाना है। शायद इनसे हमको इस रहस्य को सुलझाने के कोई सबूत मिल सकें। और फिर पुलिस स्टेशन में हा 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 हा। आप हंस क्यों रहे हैं इंस्पेक्टर? माफ़ करना ध्रुव, दरअसल आज मेरे पास कभी भिखारी के अपहरण की रिपोर्ट लिखाने कोई नहीं आया, और वह भी तब जब उसका अपहरण किसी उड़ंत स्त्री ने किया हो। आपका मतलब है कि मेरा दिमाग चल गया है? नहीं नहीं, हमको तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन भिखारियों के फुटपाथ पर रहने वाले के अपहरण पर ध्यान ही कौन देता है? और आज तक न जाने ऐसे कितने अपहरण हो गए होंगे, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने कोई नहीं आया। मेरे ख्याल से तो वह गुंडे उस लड़के को अपने गैंग में जबरन भर्ती करने के लिए पकड़ रहे होंगे। आपने मेरे एक बड़े सवाल का जवाब दे दिया इंस्पेक्टर। अब आप रिपोर्ट लिखिए और मैं उन अस्पताल जाकर उन गुंडों का हालचाल पूछता हूँ। तुमको किस सवाल का जवाब मिल गया? इस सवाल का कि एक उड़ंत स्त्री एक भिखारी बच्चे को उठाने आई थी। इसका कारण यह था कि ना तो इस घटना पर कोई ध्यान देने वाला था और ना ही इस घटना की कोई छानबीन होनी थी, समझी? यानी ऐसे इंसान का अपहरण किया गया जिसका अपहरण किसी का ना खींच सके। वे परगही भी वही काम कर रहे हैं और वे चुपचाप करना चाहते हैं। हाँ ब्लैक कैट, और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे और भी अपहरण पहले हो चुके हैं और हमको उनकी भनक तक रही हैं। आओ, शायद इस कुत्थी को हम कट्टा भाइयों की मदद से सुलझा सकें। अस्पताल में इन पर कोई दवाई या कोई दूसरी चिकित्सा काम नहीं कर रही। हमने पूरे शरीर का 3D स्कैन कराया है, पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनकी शरीर की कोशिकाएं अलग अलग हो गई हैं। हर कोशिका एक स्वतंत्र वस्तु बन गई है। तो आपके ख्याल से क्या ऐसा कर सकने की हमारे पास कोई तकनीक नहीं है? नहीं ध्रुव, जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा कर सकने की तकनीक पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है, और निकट भविष्य में ऐसी तकनीक ईजाद कर पाना भी मुश्किल लगता है। इनको होश में आने में कितना वक्त लगेगा? जब कोई दवाई इन पर असर ही नहीं कर रही तो यह कहना मुश्किल है कि इनको होश कब आएगा। ठीक है डॉक्टर, जब ये होश में आ जाए तो आप कृपया मुझ तक खबर पहुँचा दीजिएगा। और फिर अगर ये काम सचमुच दूसरे ग्रह वालों का है तो आखिर ये अपहरण करके चाहते क्या हैं? कुछ नहीं, बस सब वैसे गुलाम इंसानों को उठाने का एक ही मकसद होता है। वह मकसद है इंसानों पर टेस्टिंग करना, उनकी क्षमता को परखना, ताकि वे ये समझ सकें कि जब वे हमला करेंगे तो हम उनका किस हद तक प्रतिरोध कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है, उनका मकसद जल्दी पता लग जाएगा। पृथ्वीवासियों के पास सचमुच ज़्यादा वक्त नहीं था। मुसीबत सिर पर मंडराने लगी थी। ये सामने क्या चमक रहा है? बिना हेडलाइट की गाड़ियाँ तो बहुत देखी हैं, लेकिन बगैर गाड़ी के हेडलाइट पहली बार देख रहा हूँ। ये रोशनी देने वाली और बत्ती को करने वाली चीज़ लग रही है, पर ये एकाएक हवा में कैसे प्रकट हो गया? बाइट हूँ मैं, और मैं तुम सबको तुम्हारी पूरी सृष्टि के साथ ले जाना आया हूँ अपने ग्रह बजाक में के म्यूजियम में रखने के लिए। बाइट के उस वार ने पहले तो कार के ठोस कणों में भर दिया, फिर उसमें यह अंतर समाते चले गए। हाँ हाँ, देखा? अब ऐसी पूरे नगर, पूरे देश और पूरे महाद्वीप और फिर पूरी पृथ्वी को ऐसी ही इस यंत्र में संभालूंगा, और फिर अपने ग्रह पर ले जाकर इन कणों को फिर से पुराना रूप देकर उस म्यूजियम में रखूँगा, जहाँ पर तुम्हारे ग्रह पृथ्वी जैसे और कई ग्रहों की सृष्टियाँ हमारे मनोरंजन के लिए रखी हुई हैं। हम मनोरंजन की वस्तुएं नहीं हैं बाइट, हम वो हथियार हैं
जो वक्त आने पर अपने दुश्मन के लिए मौत का पैगाम बन जाते हैं। ओ, मैंने पढ़ा था मानवों की सादत के बारे में। वे पहले बड़े बड़े शब्द बोलकर दुश्मन को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम शब्दों से कम और एक्शन से ज़्यादा काम लेते हैं। ओह, ये क्या जादू है? ये बिल्डिंग मुझको मार रही है। जिस भी चीज़ को मैं कड़ों में बदल देता हूँ वह मेरे इशारों पर नाचने लगती है, जैसे कि अब ये मेरे इशारों पर नाचेगा। ओहो, इसने तो पूरी की पूरी इमारत गायब कर दी। और अब अगर मैं इसके वार को ना बचा पाया तो मेरा भी यही हाल होगा। इसको हराने के वे तरीके आजमाए नहीं जा सकते जो मैंने कट्टा भाइयों पर इस्तेमाल किए थे, क्योंकि मेरे ख्याल से इसको कहीं और से ऊर्जा नहीं मिल रही, बल्कि ये खुद ऊर्जा पैदा कर रहा है। और जो भी चीज़ ऊर्जा पैदा करती है, अगर धरती से उसका संपर्क करा दिया जाए तो धरती ऊर्जा को सोख कर नष्ट कर देती है। और यह काम मेरी स्टार लाइन कर सकती है। स्टार लाइन ने बाइट को लपेट लिया, और इससे पहले कि स्टार लाइन से होती हुई ऊर्जा ध्रुव तक पहुंचती, स्टार लाइन का दूसरा सिरा ज़मीन में धंस चुका था। लेकिन इस बार का असर उल्टा ही हुआ। ओह, ये क्या मूर्खता कर बैठा मैं। धरती इसकी ऊर्जा को सोख कर नष्ट तो नहीं कर पाई, उल्टा ही ऊर्जा को ही ज़मीन में फैलकर ज़मीन को और उससे जुड़ी हर चीज़ को कणों में बदलती जा रही है। स्टार लाइन को काटना होगा। अरे, ये क्या किया तूने? पृथ्वी को कणों में बदलने का इतना अच्छा रास्ता मिला था और तूने उसमें टांग अड़ा दी। खैर, अब मैं खुद ही किसी और तार का इंतजाम कर लूँगा, लेकिन पहले उन चीज़ों को समेट लूँ जिनको मैंने तुम्हारी मेहरबानी से पहले ही कणों में बदल दिया था। चलो, मुझे योजना बनाने के लिए थोड़ा समय मिल गया। सबसे पहले इस बाइट की स्कैनिंग करा के देखता हूँ ये चीज़ क्या है। करीम, सेटेलाइट कैमरे से बाइट नाम की इस मुसीबत की स्कैनिंग करो। वह हम पहले ही कर चुके हैं कैप्टन। स्कैनिंग में कुछ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा का क्या मतलब है करीम? स्कैन पर बाइट की सिर्फ भारी आकृति नज़र आ रही है, ना तो इसके अंदरूनी अंग नज़र आ रहे हैं, ना ही कोई हड्डी। कुछ पता ही नहीं चल रहा ये इंसान है, रोबोट है या कुछ और। ठीक है करीम, अब ध्यान से सुनो। जो मैं कहता हूँ उस पर तुरंत अमल करो। बोलो कैप्टन। और फिर, अब तू कब तक हवा में लटका रहेगा? चल मेरे साथ म्यूजियम में, तुझको मैं एक स्पेशल पिंजरे में रखूँगा। ओह, इसने इस इमारत को भी कड़ों में बदलना शुरू किया है जिसमें मैं लटका हुआ हूँ। अब तो इससे कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पास स्टार लाइन लटकाने की जगह ही नहीं बची है। बहुत अच्छा, मैं तेरे कूदने की गति और दिशा को भाप कर तुझे आराम से कड़ों में बदल सकता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है बाइट। मैं हवा में भी कलेबाजी खाकर अपनी दिशा बदल सकता हूँ। पहला बार तो ध्रुव बचा गया। हाँ हाँ, इस बार से बचकर दिखा। इससे तो तू बच ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी कलाबाजी पूरी नहीं हुई है, और बगैर एक कलाबाजी पूरी किए तू दूसरी कलाबाजी नहीं खा सकता। किरण ध्रुव की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, और इस बार ध्रुव के लिए उसके रास्ते से हट पाना नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं कि दोस्त वह है जो मुसीबत में काम आए, और ध्रुव के लिए दोस्तों की कोई कमी नहीं थी। ओह, इस चिड़िया ने वार अपने पर झेल लिया। ओह, बहुत हो गया। तू चाहे जितनी मर्जी कलावाली खा ले, पर नीचे तो गिरेगा ही। और जब तू नीचे गिरेगा तो मेरा ऊर्जा जाल तेरा इंतजार कर रहा होगा। गिर, जल्दी गिर। ऊर्जा जाल ऊर्जा जाल और ध्रुव के बीच सिर्फ 3 पलों का फासला था, लेकिन तभी वह आवाज़ ध्रुव के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आ गई। घर, करीम ने अपना काम कर दिया। उसने स्टार हेलीकॉप्टर भेज दिया। ओके करीम, अब तुम रिमोट द्वारा हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना बंद करो। अब मैं हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहा हूँ। ओवर। ओह, एन वक्त पर तूने मेरे ऊर्जा जाल में गिरने से बच गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तेरे साथ साथ तेरे हेलीकॉप्टर को भी कड़ों में बदल लूँगा। इसका मौका मैं तुझको नहीं दूंगा। तू मुझको पकड़ना चाहता है, ऐसे तू मुझको अपने पास ले आया है। अब तो मैं तेरी किरण से बच पाना असंभव है। किरण सिर्फ तेरे हाथों से निकल रही है, और मैं हेलीकॉप्टर को ऐसे लहराऊंगा कि तेरी किरण सही निशाने पर लग ही ना सके। कभी ना कभी तो ऐसे लगेगी। ऐसे तू कब तक मुझसे बचता रहेगा? सिर्फ जब तक मैं तुझको ऐसी जगह पर ना पहुंचा दूं जहां पर तुझको कणों में बदलने के लिए मानव द्वारा बनाई गई कोई चीज़ मिल ही ना सके। समुद्र के अंदर छपाक, बाइट के पानी में गिरते ही ध्रुव भी उसके पीछे पीछे पानी के अंदर जा पहुंचा। अच्छी चाल थी। यहाँ पर सचमुच कणों में बदलने के सिवाय कुछ नहीं है, सिवाय पानी के और तुम्हारे। पानी हवा से ज़्यादा घना माध्यम होता है। यहाँ तुम्हारी किरण को चारों तरफ फैला देगा, फिर वह किरण इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि किसी को नुकसान न पहुँचा सकें। सही कहा, मुझे अपनी किरणों की पावर बढ़ानी होगी। इसका मौका मैं तुमको नहीं दूंगा। ध्रुव की सीटी के जवाब में दर्जनों की संख्या में डॉल्फिनें वाइट पर टूट पड़ी। ओह, ये जीव तो चारों तरफ से मुझ पर हमला कर रहे हैं, मुझको अपने कंट्रोल में बदलने का मौका ही नहीं दे रहे। ओह, मैं भी इनका हाथ बटाता हूँ। ओह, ये सब मुझे संभलने का मौका नहीं देंगे। हो सकता है कि अब ध्रुव मुझको पकड़ने का कोई रास्ता भी तलाश कर ले। अब यहाँ पर रुकना बेकार है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये तो सतह की तरफ भागने की बजाय समुद्र के तल की तरफ जा रहा है। पर क्यों?
पानी में भी बाइट पीछे पानी में गहरे उतरता चला गया। लेकिन ओहो, रोशनी की चमक कैसी है, आंखें चुंधिया गईं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और कुछ देर के बाद जब ध्रुव की आंखें कुछ देखने लायक हुई, अरे कहाँ गया बाइट, इतने गहरे पानी में कहाँ जा सकता है, शायद डॉल्फिनों को कुछ पता हो। ओह, डॉल्फिनों ने बाइट को यहाँ से जाते तो हुए नहीं देखा, लेकिन उनकी नज़रों से बचकर कुछ भी नहीं जा सकता। यानी बाइट रोशनी में बदलकर अदृश्य हो गया है। और अगर मेरा ख्याल सही है तो उसके जाने से सब कुछ फिर से सामान्य होगा। इमारतें, वाहन, सड़क और इंसान सभी वापस आ गए होंगे। सतह पर चलकर देखता हूँ होगा। आज ध्रुव का ख्याल एकदम गलत था। अरे कुछ भी वापस नहीं आया, इमारतों की जगह पर खाली ज़मीन पड़ी हुई है। यानी ये सारी चीज़ें बाइट के साथ चली गई। समस्या एकाएक गंभीर हो गई थी। पृथ्वी पर ग्रहवासियों का हमला हो रहा है, लेकिन हमला चुपचाप किया जा रहा है और इनके इस हमले का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जिस तकनीक से वे चीज़ों को चुरा रहे हैं, उस तरीके की काट तो फिलहाल हम सोच भी नहीं सकते। ध्रुव की कोशिशों से इस बार नुकसान सीमित मात्रा में हुआ है, लेकिन अगली बार वे ज़्यादा संख्या में आएंगे और तब वे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास उनको रोकने की तकनीक नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो सिर्फ भगवान ही मानवों को बचा सकता है। नहीं, इस बार मानव ही मानव को बचाएगा। मानव द्वारा बनाई गई सृष्टि को अगर कोई चुराना चाहता है तो मानव ही एक सृष्टि के उस चोर को रोकेगी। आप किस सृष्टि की बात कर रहे हैं प्रोफेसर? प्लेटेनियम की, सुपर कंप्यूटर प्लेटेनियम की। उसके अंदर हमसे लाखों गुना तेज़ सोचने की क्षमता है। इतनी हमारी सारी तकनीक, सारा ज्ञान इसके अंदर भरा है। वह ज़रूर कोई ऐसी तकनीक सोच सकता है जो परग्रहियों को विज्ञान की टक्कर दे सके। ऐसा हो सकता है। आइडिया अच्छा है, वैसे भी इसको आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। अब इंसानों के अस्तित्व की बचाने की जिम्मेदारी एक मशीन के कंधों पर आ गई थी। प्लेटेनियम, तुम्हारे अंदर हमने इस घटना की पूरी जानकारी फीड कर दी है। अब इस डाटा का विश्लेषण करके हमको यह बताओ कि ये कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। डाटा एनालाइज हो रहा है, प्लीज़ वेट। एनालाइज कंप्लीट, विश्लेषण पूरा हो चुका है। तर्क के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बात की 99.98% संभावना है कि यह काम किसी ऐसी प्रजाति का है जिसका विज्ञान मानवों से कहीं अधिक विकसित है। क्या यह काम दूसरे ग्रह वालों का भी हो सकता है? अगर उनका विज्ञान मानवों के विज्ञान उन्नत है तो अवश्य हो सकता है। क्या तुम बता सकते हो कि वे ऐसा करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं? वे हर चीज़ को डिजिटाइज करके यंत्रों में भर रहे हैं। डिजिटाइज तो सिर्फ तस्वीरों को किया जा सकता है। मानवों की तकनीक यहीं तक सीमित है, लेकिन उनका विज्ञान आपसे आगे है। वे ठोस और त्रिआयामी वस्तुओं को भी डिजिटाइज कर सकते हैं और इस प्रकार वे एक 50 मंजिली इमारत को भी एक माचिस की डिब्बिया में भर सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं। वाह, यह तो खुद मुझे भी खुद सोच लेना चाहिए था। लेकिन उनको ऐसा करने से हम कैसे रोक सकते हैं? मैं मानवों की ही तकनीक को और उन्नत करके एक ऐसे यंत्र का डिज़ाइन बना सकता हूँ जो डिजिटाइज करने वाली ऊर्जा को नष्ट कर दे। मैं उस यंत्र की डिज़ाइन और उसको बनाने की आवश्यक सामानों की लिस्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ। कृपया डाउनलोड करें या प्रिंट आउट लें। अमेजिंग, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यह मशीन हमारी कोई मदद कर पाएगी। जब तक ये हथियार बन ना पाएँ और वक्त पड़ने पर काम ना कर दें, तब तक यही समझो कि तुम्हारी मशीन ने कोई मदद नहीं की। यह संभव है जनरल। मैं अभी इस हथियार के निर्माण पर कार्य शुरू कर देता हूँ। मेरा दावा है कि हथियार काम करेगा और ज़रूर करेगा। इसी वक्त आ गया है कि मुझे भी अपना काम शुरू करना ही पड़ेगा, वरना मेरा पृथ्वी पर आना बेकार हो जाएगा। इसी वक्त कमांडो हेडक्वार्टर में, माना कि कमांडो हेडक्वार्टर में दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर लगा है, लेकिन इसकी मदद से तुम करना क्या चाहती हो ब्लैक कैट? अगर पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के प्राणी हैं तो किसी न किसी तरीके से हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होंगे ताकि हमारी बारे में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और प्लेटेनियम इस दुनिया के हर नेटवर्क से जुड़ा है। तुम तो जानते हो कि मैं एक सुपर कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, इसलिए अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं प्लेटेनियम की शक्तिशाली सर्किटों के जरिए परग्रहियों तक पहुँच सकती हूँ और उनके रहने के ठिकाने का पता लगा सकती हूँ। और ये काम की इजाज़त तो मुझको मिलेगी, इसलिए ये काम मुझको अपने आप ही करना पड़ेगा। इजाज़त नहीं मिलेगी। लो, मैं पहुंच गई प्लेटेनियम के सर्किटों के अंदर। तुम कंप्यूटर के मामले में वाकई जीनियस हो ब्लैक कैट। कैप्टन, अर्जेंट मैसेज है। परग्रहियों को मेडिसन स्क्वायर पर अटैक किया जा रहा है। मेडिसन स्क्वायर? यह सहयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। क्या सहयोग नहीं हो सकता कैप्टन? क्योंकि यही कि अटैक मेडिसन स्क्वायर पर किया जा रहा है और प्लेटेनियम भी इसी इलाके में स्थित है। इस बार अटैक पहले से भी ज़्यादा भीषण था। ओ माय गॉड, पिछली बार तो सिर्फ एक परग्रही आया था, लेकिन इस बार तो पूरी फौज नज़र आ रही है और ये बड़ी तेज़ी से सारी चीज़ों को डिजिटाइज कर रहे हैं। हमको ऐसी किसी स्थिति के लिए निपटने के लिए पूरे शहर में जगह जगह तैनात किया गया है।
अब प्लेटोनियम द्वारा बनाए गए हथियार को परखने का वक्त आ गया है। अब ये काम कर गया तो सबको प्लेटोनियम पर भरोसा हो जाएगा। फैसले की घड़ी आ गई थी। अरे वाह, इस हथियार से निकली किरणों ने पूरी बिल्डिंग को ऐसे कवच से ढक दिया है जिस पर परगहियों के वार भेद नहीं पा रहे हैं। प्लेटोनियम ने पूरी मानव जाति को बचा लिया है। प्लेटोनियम तो सिर्फ एक मशीन है, वह भी मानवों के इशारों पर काम कर रही है। सच तो यह है कि मानव ने ही खुद मानव जाति को बचाया है। सही कहा तुमने। अब हमको यहाँ की सारी चीज़ें को इस हथियार की किरणों से ढक देना चाहिए ताकि परगही हमारी किसी भी चीज़ को नुकसान न पहुँचा पाएँ। एक बार हमारी चीज़ें सुरक्षित हो जाएं, फिर हम इन परगहियों से भी निपट लेंगे और उड़न तस्त्री से भी। ये कोशिशें करनी रोक दो मूर्खों, वरना तुम सब अपने ही हाथों से तबाह हो जाओगे। ये देखने से ही परगहियों का सरदार लग रहा है। इसको नष्ट करने से परगही अपने आप ही ग्रह से भाग खड़े होंगे। प्लेटोनियम द्वारा बनाए गए हथियारों से इस पर एक साथ हमला करो। ये हथियार मोर्सा पर कोई असर नहीं करेंगे। फेंक दो ये हथियार और गौर से सुनो मेरी बात। गौर से तुम मेरी बात सुनो। कोशिश हम नहीं, तुम बंद करोगे। मानवों की सृष्टि को कणों में बदल कर अपने ग्रह पर ले जाकर म्यूजियम में रखने की कोशिश तुम छोड़ोगे। धड़ाक। समझ गया। वैसे भी मुझे इस बात का पहले से ही आभास था कि तुम मानव आसानी से मेरी बात नहीं सुनोगे। अब अगर ऐसा है तो फिर मुझको अपनी बात ज़बरदस्ती सुनानी होगी। अरे वे हमारे हथियार हमारे हाथों से गायब हो गए। हाँ, और अब मेरे रास्ते से हट जाओ। अब पहले मैं अपना काम पूरा करूँगा और फिर तुम लोगों को समझाऊंगा कि वैसा मैंने क्यों किया। अरे हम हवा में कैसे उड़ रहे हैं? हमको नीचे उतारो, नीचे उतारो। बड़े आश्चर्य की बात है, इसके आते ही बाकी प्राणी हवा में चुपचाप खड़े हैं, को तमाशा देख रहे हैं। इसी कोई मदद नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये सभी प्राणी एक साथ हम पर हमला करने लगे तो हमारा बचना मुश्किल हो सकता है। ख्यालों में डूबे ध्रुव को उस पुकार ने चुकाया। मोर्सा को रोको ध्रुव, वह उस इमारत के अंदर जा रहा है जिसमें प्लेटोनियम रखा हुआ है। ओहो, जिस प्राणी में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है उसको रोकने, उसका रास्ता भला मैं कैसे रोक सकता हूँ? तभी अरे हवा में लटके परगही अचानक गायब हो रहे हैं। पुलिस वाले भी नीचे उतर रहे हैं। ये कैसे हो गया? ये मैंने किया है, क्योंकि मोर्सा का उद्देश्य है ग्रहों पर जाकर आतंक फैलाना और कोर्चा का उद्देश्य है उसको रोकना। कोर्चा, अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मुसीबत नहीं, मुसीबत दूर करने आया हूँ मैं। पृथ्वी को मोर्सा से मुक्ति दिलाकर मोर्सा को उसके पापों की सजा दिलाना मेरा लक्ष्य है। तेरी नाटकबाजी मानव पर तो चल सकती है, लेकिन मेरे सामने नहीं चलेगी। तेरी चाल सफल नहीं होगी। सड़क तेरे वश में है, इसलिए उस पर तेरी शक्ति चल गई। अब मेरी शक्ति से बचकर दिखा। तेरी शक्ति से मैं आराम से गायब होकर बच सकता हूँ, लेकिन तेरी शक्तियाँ सिर्फ ग्रहों की सतह के ऊपर काम करती हैं। लेकिन सतहों के नीचे जाते ही तुझे तेरे ग्रह से आने वाली किरणें मिलनी बंद हो जाएंगी जो तुझको शक्ति देती हैं, और तुझे सतह के नीचे ले जाना ज़रा मुश्किल काम है। इसलिए मैं सतह को ही ऊपर ले आता हूँ। मुझको अभी भी इस लड़ाई में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों परगही आपस में कट मरना चाहते हैं तो भला मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है? देखते ही देखते मोर्सा का शरीर सड़क की परतों में ढक चुका था। अब यह शक्तिहीन है और पृथ्वी सुरक्षित है। अब मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन उन सारी चीज़ों को क्या होगा जो बाइट अपने साथ ले गया था? वे क्या अब हमको कभी वापस नहीं मिलेंगी? ज़रूर मिलेंगी। हर ग्रह को उनकी वे सारी चीज़ें वापस मिलेंगी जो मोर्सा या मोर्सा के प्राणियों ने उनसे हथियाई हैं। बस एक बार मोर्सा का दिमाग पढ़ लें, फिर सब कुछ वापस मिल जाएगा। विदा मानव। यह क्या? विदाई तो तू अपने आप को दे कोर्चा, क्योंकि तूने जिस परत से मुझको ढका है वह ज्वलनशील है। इसको जलाकर मुझको इस खोल से बाहर निकलने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा, और इसके बाद तू नहीं बचेगा प्लेटोनियम की औलाद। मैं तेरी पृथ्वी को नष्ट करने की योजना कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तूने मुझको प्लेटोनियम की औलाद कहा? मैं जानता हूँ कि प्लेटोनियम क्या है। अब मैं तेरा सारा खेल समझ गया हूँ। तुझे पृथ्वी पर खतरा सिर्फ प्लेटोनियम से है। तू उसको अपने आप को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए तू उसको मानवों का दुश्मन बनाकर मानवों को ही उसके खिलाफ करना चाहता है, ताकि मानव उसको खुद ही नष्ट कर दें और पृथ्वी से पूरी तरह से चंगुल में आ जाए। लेकिन ये तेरी ये चाल कामयाब नहीं होगी। ओहो, मोर्सा ने कोर्चा को किसी रहस्यमय खोल में ढक कर पीस डाला है। लेकिन जो कुछ कोर्चा ने कहा, क्या वह सच है? खैर, इस पर विचार करने का वक्त नहीं है। फिलहाल तो मुझको प्लेटोनियम की तरफ बढ़ते मोर्सा को रोकना है। इमारत के अंदर ओहो, कोई परगही प्लेटोनियम को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। मुझे इस यंत्र की मदद से उसको बाहर ही रोकना होगा। सॉरी प्रोफेसर, मैंने अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद ही कर लिया है। इस इमारत को मैंने फोर्स फील्ड से ढक दिया है। अब ना तो कोई इस बिल्डिंग के अंदर आ सकता है, ना ही बाहर जा सकता है।
पर ये काम तुम अपने आप कैसे किया प्लेटेनियम? मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई कमांड नहीं दिया था। आपने और आपकी टीम ने मेरे अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता भर रखी है प्रोफेसर। यह उसी इंटेलिजेंस का कमाल है। आप उस प्रगति से निपटने का भार मुझे लेने दीजिए। ध्रुव को इस इंतजाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह मोर्चा को अपनी तरफ रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम मानवों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ? वैसे भी यह मामूली डोरी मेरे कदम नहीं रोक सकती। तुम्हें मेरी तरफ देखने की बजाय नीचे देख कर चलना चाहिए था मोर्चा। डोरी को मैंने तुमको बांधने के लिए नहीं बल्कि मेन होल का ढक्कन खोलने के लिए खोली थी। अब तुम सतह की 10 फुट मोटी परत के नीचे हो, सीवर लाइन में, और इस मोटी परत तक तुम्हारे ग्रह की किरणें ना पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं। अब तुम शक्तिहीन हो और तुम्हारे बचाव का सिर्फ एक रास्ता है, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब देने का रास्ता। ठीक कहा, मुझे और शक्ति मिलनी बंद हो गई है, लेकिन मेरी शरीर में अभी भी इतनी ऊर्जा है कि प्लेटिनियम को और मेरी राह में रोड़ा अटकाने वाले को खाक कर सकूं। बार बार प्लेटिनियम का नाम लेकर मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। कोर्चा पहले ही तुम्हारी इस चाल का पर्दाफाश कर चुका है। कोर्चा को इसलिए भेजा गया था ताकि वह मानवों के दिमाग में मेरे प्रति भ्रम पैदा कर सके, वरना कोर्चा को भेजने वाला ये जानता था कि कोर्चा मेरे सामने पल भर भी नहीं टिक सकता। और तुम्हारी बातें यकीन के काबिल नहीं है। पहली बात तो यह है कि प्लेटिनियम के अंदर सब कुछ कर सकने की क्षमता है, और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे जैसा कोई परगई भला पृथ्वी और मानवों की भलाई क्यों चाहेगा? हाँ, एक परगई हूँ मैं, मंगल ग्रह से आया हूँ और कई वर्षों से भेष बदलकर मानवों के बीच रह रहा था। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मशीनों ने हमारे ग्रह की को हमारी सभ्यता को नष्ट कर दिया। हमने खुद वह मशीनें बनाई और उनमें इतनी शक्ति भर दी कि हमारी ज़िंदगियों का नियंत्रण उनके हाथ में चला गया। वे मशीनें हमारी मालिक बन बैठी, हम और हमके गुलाम। उन्होंने हमको धीरे धीरे नष्ट कर दिया। फिर जब सारे ग्रहवासी या तो नष्ट हो गए या फिर दूसरे ग्रहों की तरफ भाग खड़े हुए, तो फिर उन मशीनों ने खुद ही एक दूसरे को नष्ट कर दिया। इस दौरान मैं पृथ्वी पर आ गया था, और पृथ्वी पर आकर मैंने मानवों की प्रकृति पर नज़र रखनी शुरू की ताकि मैं उनको मशीनों को गुलाम बनने से रोक सकूं। और आज भी मैं यही कर रहा हूँ, प्लेटिनियम को मानवों का मालिक बनने से रोक रहा हूँ। ओह, इतने वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बावजूद मैं ऐसे स्थान पर कभी नहीं आया। अजीब सी गंध है यहाँ के वातावरण में, मेरा सर चकरा रहा है। खैर, प्लेटिनियम को ख़त्म करने के लिए मैं बाहर तो जा ही रहा हूँ। बाहर जाकर मुझको ठीक होने में वक्त नहीं लगेगा। ये लड़खड़ा है, चलो मुझे इसकी कमज़ोरी का पता चला। ये सीवर में बहते हुए इन रसायनों की मिलीजुली गंध को सह नहीं पा रहा है। अगर इसको गंदे पानी में गिरा दिया जाए तो इन रसायनों का मिला-जुला असर इसको नष्ट बेहोश जरूर कर सकता है, और यह काम मैं स्टार लाइन के इसके बदन में फंसा कर आसानी से कर सकता हूँ। वो स्टार लाइन तो इसके शरीर के आर पार हो गई। मैंने अपनी बची कुची शक्ति से अपने शरीर को कणों में बदल दिया है। अब सिर्फ ऊर्जा ही मुझको कोई नुकसान पहुंचा सकती है। तुम जैसे मामूली इंसान के पास ऊर्जा कहाँ से आएगी? दिमाग से मोर्चा, क्योंकि अब मुझको वह तरीका मिल गया है जो तुमको गंदे पानी में कूदने में मजबूर कर देगा। सीवन लाइन से होकर जाता है ये कुकिंग गैस का पाइप, तुमको गैस के बादलों में ढक देगा, और फिर मेरा फ्लेयर उस गैस में आग लगा देगा। और आग ऊर्जा का एक रूप है जो तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। और अब इस आग को बुझाना चाहते हो तो इस पानी में कूद जाओ। आग बुझाने के लिए तो गंदे पानी में कूदना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इस रसायन का मेरे शरीर पर अजीब सा असर हो रहा है। मेरी शक्ति खत्म हो रही है और मुझे कमज़ोरी लग रही है। अब मैं तुम्हारी बातें आराम से सुन सकता हूँ। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुमने इन घटनाओं के पीछे तुम्हारा नहीं बल्कि प्लेटिनियम का हाथ है? प्लेटिनियम को कृत्रिम बुद्धिता देकर तुम मानवों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तुम्हारे ज्ञान को कुछ ही दिनों में उसने अपनी बुद्धि से इतना विकसित कर दिया कि मानवों को वह तुच्छ समझने लगा है। और अब वह पूरी पृथ्वी पर अपना कंट्रोल चाहता है। लेकिन उस कंप्यूटर सिर्फ डिजिटाइज चीज़ों को ही कंट्रोल कर सकता है। उसने पूरी पृथ्वी को डिजिटाइज करने कर या कोई कहूँ कि कणों में बदलने की योजना बनाई है। उसको सबसे पहले कुछ ऐसे प्राणी चाहिए थे जिस पर उसका कंट्रोल भी हो और वे भी उसका काम भी कर सकें। इसलिए उसने अपनी इमेज के द्वारा कुछ गुंडों को सम्मोहित कर दिया और ऐसे लोगों को उठाना शुरू किया जिन पर कोई ध्यान तक नहीं देता। सबसे पहले उसने उन इंसानों को डिस्ट्रैक्ट किया और फिर उनको नए नए रूप देकर चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दुनिया में भेज दिया। बाइट एक ऐसा ही इंसान था जिसको डिस्ट्रैक्ट करके और नया रूप देकर भेजा गया था। प्लेटिनियम पर किसी को शक ना हो इसके लिए उसने परग्रही और अंतस्त्री नाम का एक ऐसा नाटक रचा। अब पोशाक नाम का कोई ग्रह है ही नहीं। मैं सब कुछ देख रहा था, पर यह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मैं बीच में पढ़ूं या ना पढ़ूं, नहीं पढ़ूं। पर जब परग्रहियों से निपटने के लिए मानवों ने प्लेटिनियम से ही मदद मांगी तो प्लेटिनियम ने ऐसे हथियारों को डिजाइन करके दे दिया जो खुद ही चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, और मुझसे रहा नहीं गया। मेडिसन स्क्वायर पर आए परग्रहियों इतना नुकसान नहीं कर रहे थे जितना कि उन हथियारों से छूटती किरणें। वह सारा ड्रामा प्लेटिनियम द्वारा ही रचा गया था। बस वह ये नहीं जानता था कि इस ग्रह पर पहले से ही एक परग्रही मौजूद है, मंगल ग्रह का प्राणी मोर्सा।
मेरे घटनास्थल पर पहुंचते ही प्लेटेनियम समझ गया कि खेल उल्टा हो सकता है। उसने तुरंत सभी प्राणियों को गायब करके उनके कणों पर एक नया प्राणी कोर्चा बनाया। कोर्चा के नष्ट होते भी तुम लोगों के दिमाग में शक का बीज डाल दिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा। प्लेटेनियम मुझको शक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा और मानव उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। अब तो धरती और उसकी सारी चीज़ें डिजिटाइज होकर रहेंगी। प्रोफेसर, हाँ, मेरे पास मौजूद एकमात्र इंसान, और इसको भी मैंने डिजिटाइज करके तुम्हारे पास भेज दिया है। मानव तो क्या, मक्खी तक मेरे आसपास नहीं फटक सकती। मुझको कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओहो, सीवर का पानी तेजी से ऊपर आता जा रहा है और मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे। ओहो प्रोफेसर, होश में आइए। आप ही प्लेटिनियम से बचने का कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं। अब कोई फ़ायदा नहीं ध्रुव, यहाँ से बचकर आगे निकल भी जाओगे तो भी प्लेटिनियम को नष्ट करने के लिए उसके पास तक नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन प्लेटिनियम यहाँ तक पहुँचा कैसे? यहाँ तो कोई भी चीज़ पहले से डिजिटाइज नहीं थी। फिर वह किस चीज़ के सहारे आया? ओह, ये रहा रास्ता, इंटरनेट का केबल। मोर्सा, एक रास्ता है यहाँ से निकलने का और प्लेटिनियम को नष्ट करने का। हमको खुद को डिजिटाइज होकर उस इंटरनेट केबल के जरिए प्लेटिनियम के अंदर पहुंचकर उसमें मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नष्ट करना होगा। और तुम्हारा भी मेरे साथ चलना जरूरी है, क्योंकि मशीनों के बारे में जितना तुम जानते हो उतना मैं नहीं जानता। तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो ध्रुव। डिजिटाइज होकर हम प्लेटिनियम के सर्किटों में घुस तो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्लेटिनियम के कंट्रोल में भी आ जाएंगे। अब प्लेटिनियम अपने कमांड के जरिए हमको अपने इशारों पर नचा सकता है। मैं खतरे को अच्छी तरह समझ रहा हूँ मोर्सा। हमको प्लेटिनियम के कमांड से लड़ते हुए उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सर्किटों तक पहुंचना है। ध्रुव और मोर्सा केबल के अंदर खिंचते चले गए। चलो कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान प्रोफेसर का क्या होगा? उनको भगवान के भरोसे छोड़ना होगा। और उम्मीद करनी होगी कि उनके डूबने से पहले ही हम प्लेटिनियम को नष्ट कर देंगे। ध्रुव और मोर्सा बिजली गति से प्लेटिनियम के सर्किटों की भूल भुलैया में जा पहुंचे। मेरे सर्किटों में घुसकर तुमने अपने आप को खुद एक ऐसी कैद में डाल दिया है जिससे तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते। तुम मुझको नष्ट करना चाहते हो ना? अब देखो मैं तुमको कैसे नष्ट करता हूँ। प्लेटिनियम खुद इस लड़ाई में शामिल हो गया और चारों तरफ अपनी कमांड छोड़ रहा है। एक भी कमांड हमसे स्पर्श हो गया हमारा निरंतर प्लेटिनियम के हाथों में चला जाएगा। या तो मैं भी समझ रहा हूँ। तुम ये बताओ हम क्या करें? ये प्लेटिनियम का इलाका है ध्रुव, फिलहाल सिर्फ बचते रहना होगा। अगर ये कमांड बिजली की रफ्तार से हम पर हमला कर सकते हैं तो डिजिटल रूप में भी हम बिजली की रफ्तार से इनके रास्ते से हट सकते हैं। बचते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो प्लेटिनियम कमांड की संख्या बढ़ाता जाएगा और कभी ना कभी हमारा इनसे स्पर्श हो जाएगा। तुम बस मेरे साथ रहो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करते रहो। ये तुम क्या कर रहे हो? एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट पर उछाल रहे हो? हाँ, हर कमांड का एक खास गति की तरफ से आ रहा है और हम बचकर उसकी गति को इस प्रकार सेट करना होगा कि दो कमांड आपस में टकरा जाएं। और ये तभी हो सकता है जब दो कमांड दो तरफ से एक साथ हम तक पहुँचें। और उसी वक्त अगर हम इन दोनों के रास्ते से हट जाएं तो ये दोनों कमांड आपस में टकरा जाएंगी और प्लेटिनियम के सर्किटों को एक तेज झटका लगेगा। सही कहा, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंप्यूटर सिद्धांतों के अनुसार ही एक ही कोऑर्डिनेट पर दो कमांडों को एक साथ प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, और अगर गलती से ऐसा हुआ तो कंप्यूटर के डाटा बैंक में खराबी पैदा हो सकती है। ये कुछ शॉर्ट सर्किट की तरह है। हाँ, तू सचमुच खतरनाक दिमाग वाला लड़का है। तू तो एक सुपर कंप्यूटर को हराने की क्षमता रखता है, पर मैं एक मेगा कंप्यूटर हूँ। अब मैं तुझ पर हम कमांड से हमला नहीं करूँगा, बल्कि उन प्राणियों से हमला कराऊंगा जो पहले ही मेरे कमांड में हैं। कुछ प्राणी तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। ये कैसे प्राणी हैं? ये प्राणी नहीं बल्कि कंप्यूटर जनरेटर इमेजेस हैं, वीडियो गेम के पात्रों की तरह। इनके पास भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब शक्तियाँ होंगी और हमारे इस डिजिटल रूप पर वे शक्तियाँ असर कर सकती हैं। अब तो कोई सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम ही हमारा मदद कर सकता है, हमारे डिजिटल प्रोग्राम के रूप में नई शक्तियाँ प्रोग्राम करके। पर यहाँ पर तो सिर्फ मौत है, प्रोग्रामर नहीं। प्रोग्रामर है मोर्सा, ब्लैक कैट। वह प्लेटिनियम के सर्किटों के जरिए प्रज्ञाओं का ठिकाना ढूंढ रही है। उसको तलाशो, वह रास्ता ढूंढो जो उस तक पहुँचता है। तब तक मैं इन प्राणियों को ध्यान बटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ध्रुव, मैं प्लेटिनियम के सर्किटों से जुड़े किसी भी सिस्टम को पलक झपकते ही ढूंढ सकता हूँ। किसी इंसान के लिए खरबों रास्तों वाली उस साइबर भूलभुलैया में सही रास्ता ढूंढना एकदम असंभव काम हो सकता है। लेकिन मोर्सा मंगल ग्रह की एक उन्नत प्रजाति का प्राणी था। उसने ब्लैक कैट तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर लिया था। सूचनाओं को बहती इलेक्ट्रॉनिक धारा के बहाव में उस धारा के स्रोत की तरफ बढ़ता मोर्सा शीघ्र ही मंजिल तक पहुंचा। अरे, मेरी स्क्रीन पर अपने आप क्या उभर रहा है? ब्लैक कैट, मैं मोर्सा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए ध्रुव का एक अर्जेंट मैसेज है। वाट? मोर्सा ने ब्लैक कैट को पूरी स्थिति समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। ओह समझी, लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूँ? यकीन करने की जरूरत नहीं है। एक विंडो पर तुम ध्रुव का हाल देख सकती हो। ओह, मैं तुम दोनों को भी डिजिटाइज इमेज के लिए नई सुपर शक्तियों को प्रोग्राम कर सकती हूँ। ध्रुव मुसीबत में था। ओहो, इन लोगों ने मेरे डिजिटाइज फॉर्म के
अंगों को अलग अलग कर दिया है। इस रूप में मेरी जान के लिए खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर मैंने बचाव का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो मुझे अनंत काल तक इसी हालत में रहना पड़ सकता है। लेकिन तभी अरे मैं आग उगल रहा हूँ और ये डिजिटल इमेज उसमें जलकर भस्म हो रही है, और मोरसा ने अपना काम कर दिया है और ब्लैक कैट ने भी। हाँ ध्रुव, अब मेरी वीडियो इमेज भी तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ है। मैं इतनी देर प्लेटिनियम के दिमाग में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्शन तक पहुंचने का रास्ता भी खोज लिया है और उसमें कोड को भी तोड़ लिया है। अब सिर्फ तुमने मेरी वीडियो इमेज के पीछे पीछे आकर उस सेक्शन को नष्ट करना है, फिर सब कुछ समान स्थिति में आ जाएगा। नहीं, वहाँ तक तुम कभी नहीं पहुँचोगे। मैं उससे पहले ही तुम्हारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लूँगा। तेरी डिजिटल छाया इस वायर इमेज के कैसे बाहर नहीं जा पाएगी, और उतनी देर में मैं अपने विज्ञान के डाटा की मदद से तुझको ख़त्म करने का कोई नया तरीका ईजाद कर दूंगा। और हाँ, इस मैश के पार निकलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस मैश को जिन कणों से बनाया गया है उसमें तुम्हारे डिजिटल शरीर की विपरीत ऊर्जा भरी है। जैसे ही तुम ये छूओगे तुम साफ हो जाओगे। नहीं, ध्रुव को तुम्हें नष्ट करने के लिए आज़ाद होना ही पड़ेगा। वायर मैश को मैं नष्ट करूँगा, चाहे मैं खुद नष्ट हो जाऊँ। मोरसा, विपरीत ऊर्जा मिलते ही मैश गायब होने लगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ से बाहर जाने का सभी रास्तों को मैंने सिक्योरिटी ब्लॉक्स लगा दिए हैं, और कोई भी डिजिटल चीज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मेरे दिमाग तक तो कोई भी पहुँच ही नहीं सकता। हाँ, मैं तुम तीनों से एक साथ निपटने का भी रास्ता तलाश कर लिया है। वीडियो इमेज तक इससे नहीं बच पाएगी। मैं तुम तीनों के कणों को एक साथ मिलाकर उसको एक डायनासोर बनाऊंगा, डिजिटल डायनासोर, दुनिया पर छोड़ने के लिए। इसकी ऊर्जा ने हमारे दिमागों को भी आपस में जोड़ दिया है। हम आपस में बिना बोले बात कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है ध्रुव। प्लेटिनियम को सिर्फ इसका दिमाग नष्ट करके ही ख़त्म किया जा सकता है, और वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है भी नहीं, क्योंकि प्लेटिनियम का दिमाग तो प्लेटिनियम के डिजिटल रूप में हमारे सामने है। ये नष्ट हो गया तो आर्टिफिशियल ब्रेन भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। मोरसा, समझा? लेकिन इसको नष्ट करने के लिए किस हथियार से करेंगे? यहाँ तो हर पिक्सल तक प्लेटिनियम के कंट्रोल में है। ये प्लेटिनियम का दिमाग है, और दिमाग को एक ही चीज़ ख़राब कर सकती है, ज्ञान की अधिकता। अभी ये हमसे जुड़ा है। हमारे दिमागों में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वे सब इसके दिमाग में भरो, इतना कि इसको सह ना पाए और फट पड़े। तुम भूल रहे हो ध्रुव, हमारे दिमागों में जो कुछ ज्ञान है उससे कई गुना ज़्यादा ज्ञान प्लेटिनियम में पहले से ही भरा है। लेकिन हमारे पास फिलहाल ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जो प्लेटिनियम के दिमाग में नहीं भरा, मोरसा के दिमाग में भरा। मंगल ग्रह का भंडार, ज्ञान का भंडार। समझ गया ध्रुव? मैं अभी मंगल ग्रह का सारा ज्ञान प्लेटिनियम में ट्रांसफ़र करना शुरू करता हूँ जो मेरे दिमाग में भरा हुआ है। प्लेटिनियम ये चाल समझ पाने से पहले ही नई नई सूचनाओं की बाढ़ एकदम से प्लेटिनियम के डिजिटल दिमाग में आ टकराई और विद्युत की गति से प्लेटिनियम के सर्किटों में लोड करने लगी। प्लेटिनियम का दिमाग गुब्बारे की तरह फूटने लगा, और सूचनाओं के बोझ को ना सह पाने के कारण प्लेटिनियम के सारे सर्किट फट पड़े। और प्लेटिनियम का दिमाग नष्ट हो गया, और उसके दिमाग के नष्ट होते ही कर्र, उसके द्वारा दुनिया में फैलाया हुआ उसका सारा असर भी नष्ट हो गया। अरे ये बिल्डिंग तो गायब हो गई थी, फिर अपने आप वापस कैसे आ गई? मैंने अभी भी इस इमारत को ज़मीन के अंदर से निकलते हुए देखा है। चल झूठे, प्लेटिनियम का सारा असर ख़त्म हो गया है, और उसके द्वारा सारी चुराई गई चीज़ें भी वापस आ गई हैं, सारे इंसान भी वापस आ गए हैं। तुम्हारे सहयोग के बिना ये कर पाना संभव नहीं होता मोरसा। अब तुम्हारा आगे का प्लान है? फिलहाल तो तुम जैसे सच्चे मानवों से दोस्ती करने का प्लान है ध्रुव। अभी तक मैं पृथ्वी पर छुपकर अकेला रहता था, परंतु वर्षों बाद तुमने मुझे पर विश्वास करके मुझे अपनाया दोस्त। वर्षों के बाद किसी जीवित प्राणी से बात की है मैंने। छिपकर तो मैं अभी भी रहूँगा, पर कभी मुझे बुलाना हो तो किसी कंप्यूटर नेटवर्क को और सिर्फ मोरसा टाइप कर देना, मोरसा आ जाएगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये डिजिटल कॉमिक्स आपको कैसी लगी बताइएगा। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। ड्रैकुला तो ड्रैकुला, उसके गुलाम तक अमर हैं। अब ड्रैकुला को कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया बनेगी ड्रैकुला का गुलाम। अब शुरू होने वाला है दुनिया पर ड्रैकुला का हमला। प्लस संख्या C, मूल्य 25 रुपये। इंसानों का खून इतना सस्ता पहले कभी नहीं था। इस रोमांचक भिड़ंत को शीघ्र आपके पास लेकर आ रहा है राज कॉमिक्स का नया विशेषांक, शीघ्र प्रकाशित हो रहा है। दोस्तों, ड्रैकुला का हमला कॉमिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर। ड्रैकुला सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी ड्रैकुला सीरीज़ पढ़ सकते हैं, और चाहें तो एक वीडियो भी है पूरी कंप्लीट ड्रैकुला सीरीज़ की। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।